Hello guys, welcome everyone to this YouTube channel Engineers Point and welcome to this session जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर आपका 4 मार्च 2017 को इवनिंग शिफ्ट में यानी सेकंड शिफ्ट में हेल्ड हुआ था, तो इसी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट यूट्यूब सेशन में बताया था जिसमें मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट किया था कि हम 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं वो इस यूट्यूब के जो ये हमारा जो सेशन का जो सीरीज है 30 मिनट में 50 क्वेश्चन एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, इसको जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होने वाली है। तो चलिए गए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन का जो पीडीएफ है आपको मैकेनिकल बाय विशाल सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। Which of the following laws is applicable for the behavior of a perfect gas? तो अगर हम परफेक्ट गैस की बात करते हैं तो परफेक्ट गैस वो गैस होती है जो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई भी कोहेसिव फोर्स नहीं होता है। और परफेक्ट गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं इन द स्पेस। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम होता है वो एम्प्टी होता है, मोस्ट ऑफ द जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं परफेक्ट गैसेस के लॉ के बारे में, तो परफेक्ट गैसेस उन सभी लॉज को फॉलो करेगी जो कि आपकी आइडियल गैस फॉलो करती है। तो आइडियल गैस आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्ले-लुसाक लॉ, ये तीनों लॉज को फॉलो करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन नाउ। वन सेकेंड, या सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये तो मैंने आंसर ही बता दिया आपको। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, टोटल प्रेशर क्या होगा, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो इट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। चलिए, एक क्लोज सिस्टम इज वन, मतलब अभी थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तीन टाइप के आपके सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम क्या कह, क्लोज सिस्टम की बाउंड्री को हम क्या कह सकते हैं, कंट्रोल। ऐसे ऐसे मत को, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम को पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लो। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ मास। अगर मास का ट्रांसफर होता है तो ओपन सिस्टम, मास का ट्रांसफर नहीं होता है तो क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम की जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहा जा सकता है और क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम भी कह सकते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम दोनों में एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का इंटरेक्शन भी नहीं होता, मास का इंटरेक्शन भी नहीं होता, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्लोज सिस्टम के रिगार्डिंग मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री दो द एनर्जी में डू सो। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भैया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम मॉलिक्यूलर बिहेवियर की स्टडी करके प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है, जो टकराव होता है, वो कैसा एज्यूम किया जाता है? उसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एज्यूम किया जाता है जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। सो नो लॉस ऑफ एनर्जी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सुपरहीटेड वेपर किसकी तरह बिहेव करती है? इट विल बी बिहेव लाइक एन अप्रोक्सीमेटली एज अ गैस। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। सुपरहीटेड वेपर में आप वो सभी लॉज लगा सकते हो जो कि आप गैसेस के ऊपर लगाते हो। वेट रीजन में आप पीवी बराबर एमआरटी कभी भी मत लगाना, ये वेट रीजन है। इसमें पीवी बराबर एमआरटी ये आपको नहीं लगाना होता है क्योंकि इसमें लिक्विड प्लस गैसेस दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये गैस का नियम है, ये केवल और केवल गैस पे लगता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड और गैस पर नहीं लगता। चलिए, कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब देखिएगा एट ए टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो माइनस का 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
A open system is one in which both energy and mass interaction takes place. आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी. Change in enthalpy of the system is equal to, so change in enthalpy is equals to Cp dt. ठीक है, आपको पता है डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. और अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी. तो देखिएगा एंथैल्पी क्या होता है, एच बराबर यू प्लस पी वी. सो डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी. अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेता हूं तो डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी. अब देखिएगा ये डी यू प्लस पी डी वी कहाँ से आया, दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी को क्या लिख सकता हूं मैं, डी यू प्लस पी डी वी को लिख सकता हूं मैं डी एच. सो डेल क्यू बराबर डी एच. डेल क्यू बराबर डी एच कब होता है, डेल क्यू बराबर डी एच आपके कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. अब देखिएगा दो हीट इज ए पाथ फंक्शन बट हीट सप्लाई इज इक्वल टू द चेंज इन पॉइंट फंक्शन. चेंज इन पॉइंट फंक्शन, ठीक है. हीट पाथ फंक्शन है, हीट तो पाथ फंक्शन ही है, बट हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन द पॉइंट वेरिएबल और चेंज इन द प्रॉपर्टी और चेंज इन द एंथैल्पी, है ना. चलिए, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन. If fluid expands suddenly into vacuum, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन. क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम में अगर एक्सपेंशन होता है तो उसे फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं. और फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, इसी के साथ साथ इसे हम एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम भी बोल सकते हैं. और इसे ही हम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन. और यही आपका क्या होता है भैया, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन. और यही होता है आपका इररिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे आपका डेल क्यू बराबर 0 होता है, डेल डब्ल्यू बराबर 0 होता है, चेंज इन एंथैल्पी 0 होती है, चेंज इन इंटरनल 0 होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहता है. So when a gas flows through a very long pipe of uniform cross section, the velocity will not change. Velocity will not change because area is constant. Velocity is constant. वेरी लॉन्ग पाइप है तो हीट ट्रांसफर तो होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा. हीट ट्रांसफर तो होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा. और अब एडियाबैटिक नहीं है, नॉन एडियाबैटिक है. नॉन एडियाबैटिक के साथ इररिवर्सिबल है तो नहीं बना सकते. आइसेंट्रोपिक भी नहीं होगा. प्रेशर विल डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन. तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस मान सकते हैं. ठीक है, एसएससी ने ये आंसर दिया था.
कांस्टेंट प्रेशर पर बॉइलिंग होती है। बॉइलिंग होने का मतलब क्या है? हम किस में हैं? वेट रीजन में। कांस्टेंट प्रेशर पर बॉइलिंग होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर विल नॉट चेंज। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं कर रहे, लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, प्रेशर के इंक्रीज होने पर लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन डिक्रीज होती है, ठीक है, ऐसे। और क्रिटिकल पॉइंट पर आने पर लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन जीरो हो जाती है, ठीक है। कहें आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, देखो ये बता ही दिया ना, तीर का निशान दे ही रखा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो ही रही है बॉइलिंग करने पर। चलिए 12, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट एबल टू डिटरमाइन द चेंज इन एंट्रोपी, सही है। डज नॉट हेल्प टू प्रेडिक्ट वेदर द सिस्टम विल और नॉट अंडरगो ए चेंज, इनेबल्स टू डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डज नॉट इनेबल मतलब ये कौन बताता है? सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ये भी कौन बताता है? सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। 13, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होती है, इसकी एफिशिएंसी 1 माइनस में T2 डिवाइड बाय T1। टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीम फ्लो थ्रू ए नोजल, देखो नोजल का एरिया चेंज होता है, नोजल का एरिया चेंज होता है, तो एरिया चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। अब नोजल में जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, आपको मालूम होगा। जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि उसको हीट ट्रांसफर करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो वो फ्लो हो जाएगा आपका एडियाबेटिक फ्लो। आइसोथर्मल फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है नोजल में, ठीक है। कांस्टेंट फ्लो का कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम का भी कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम विल चेंज, है ना। कंप्रेसिबल फ्लो। सडन फॉल इन बैरोमीटर प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से कम हो गया और कहीं का प्रेशर अचानक से कम हो जाए, कहते हैं ना ये तूफान से आने का पहले का सन्नाटा है। तो कहीं भी अगर तूफान आता है ना, उससे आने से पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉर्म। बैरोमीटर बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ सी, it is proposed to make direct heat to work converter out of an elementary system with absorb heat while doing isothermal work exactly equal to the heat absorbed, thereby keeping the internal energy constant. Such a system would be not possible, possible, not desirable, or commendable. बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस की, तो किसी प्रोसेस में डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा किया जा सकता है कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये प्रोसेस में है। आप क्या कर रहे हो? कन्वर्टर बना रहे हो, डिवाइस बना रहे हो, एक डिवाइस बना रहे हो, ठीक है। अब डिवाइस किस पे काम करती है? साइकिल पे काम करती है। अब ये साइकिल क्या कहती है? अगर आपको वर्क प्रोड्यूस करना है,
तो आपको कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ये तो कह रहा है इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड, हीट रिजेक्ट ही नहीं कर रहा, इट इज नॉट पॉसिबल, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेट कर देगा। स्टर्लिंग एंड इरेक्शन साइकिल आर रिवर्सिबल साइकिल्स, सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं इसके। इरेक्शन साइकिल में देखो, दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये होता है कार्नोट साइकिल। दो एडियाबेटिक और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये होता है जूल। अब देखो यहाँ भी दो आइसोथर्मल और दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब यहाँ जाके अपनी गाड़ी अटक गई। तो स्टर्लिंग साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, एरिक्सन साइकिल में प्रेशर होता है। तो स्टर्लिंग का ऐसा याद रख लो, विशाल सर, है ना। स्टर्लिंग में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो आंसर हो जाएगा 18 का सी। पेट्रोल इंजन में हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। डीजल इंजन में होता है हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे। बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20। दो बॉल है सेम मटेरियल की, डायमीटर सेम है, डायमीटर का रेशियो दे रखा है। रेट ऑफ कूलिंग भैया, so rate of cooling is proportional to the area and the area is proportional to r का स्क्वायर। तो 4:1 हो जाएगा, बिग बॉल टू स्मॉल बॉल। ये तो सबको पता ही है, 27 डिग्री सेल्सियस है, 300 केल्विन, वॉल्यूम 3 गुना हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो 900 केल्विन हो गया, और 900 केल्विन का 627 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दो गैसेस सडनली मिक्स कर देते हैं, एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि मिक्सिंग प्रोसेस एक तरीके का इरिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन जीरो प्रोसेस में, ठीक है। चलिए, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मास, मतलब पूछ रहा है कौन सी इंटेंसिव है। एंट्रोपी मास पर डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन डी। एलिमेंट इज डिफाइंड एज substance which cannot be resolved into simpler form, element made up of a minute and chemically indivisible particles, smallest quantity of a substance which can exist by itself in chemically recognized form, the smallest non-particle is known as element। बताइए। जी हाँ, एलिमेंट एज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू सिंपलर, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर, सब्लिमेशन किसमें होता है? सब्लिमेशन सॉलिड से सीधा वेपर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक एमरफस सॉलिड्स विद डिक्रीज इन टेम्परेचर,
अब देखिएगा नॉन मेटेलिक है तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें है नहीं, खाली वाइब्रेशन से ट्रांसफर होगा। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वाइब्रेशंस डिक्रीज होंगे, वाइब्रेशंस डिक्रीज होंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। बी। जनरली देखो लिक्विड और गैसेस दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है, सॉलिड्स नहीं है। कंडक्शन जनरली होता है सॉलिड्स में, गैसेस में तो बहुत कम नाम मात्र का कंडक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। लिक्विड्स और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है इट इज थ्रू द कन्वेक्शन। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ये कैसे मेजर करेंगे? थर्मिस्टर, थर्मिस्टर मतलब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। थर्मोकपल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, सी बैक इफेक्ट होगा, थर्मोमीटर तो टूट जाएगा बेचारा। तो अपने यहाँ क्या यूज करेंगे? रेडिएशन पायरोमीटर। इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे सन, फर्नेस, वहां पे हम यूज में ले सकते हैं। 540 डिग्री सेल्सियस तो आप थर्मोकपल से भी मेजर कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द बॉडी बाय ए कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फास्ट हीट ट्रांसफर होगा। और जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा, उतना जल्दी हीट ट्रांसफर होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। थर्मल डिफ्यूजिविटी की वही यूनिट होती है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। व्हाट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी? अल्फा के अपॉन में रो सीपी। ठीक है, चलिए 31। ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब कर्व सी रेडियल का हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इट इज लेस देन 90 डिग्री।
वैल्यूएबल सजेशन रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये म्यूट कर दिया, गड़बड़ तो ना होगी? चलो मैं चेक करके फिर इसको अपलोड करूंगा।